नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके साथ ही राजस्थान में भी जो जंग है बीजेपी और कांग्रेस की, कल पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के साथ ही ये ऐलान, क्योंकि पूरा सोची समझी रणनीति के तहत ये इंतजार था। सरकार को 3 महीने अपना काम संभाले हुए हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव की कल घोषणा होनी है। उससे ठीक एक दिन पहले कल इस बात का ऐलान हो गया कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। और भी बहुत कुछ गारंटीज की बात हो रही है। गारंटी शब्द भले ही कहीं से भी आया हो, लेकिन आज दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हैट्रिक हासिल करने का मौका, अवसर मिलेगा, या राजस्थान की जनता इस ट्रेन को रोकने में, कांग्रेस पार्टी इस ट्रेन को रोकने में राजस्थान की जनता की मदद से कामयाब होगी? ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यशवर्धन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, कृष्ण कुमार जानू नमस्कार। जी बीजेपी से है, अविनाश चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, चित्तौड़गढ़ से जुड़ रहे हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, राजीव तिवारी जी जयपुर से, गुलाब बत्रा जी जयपुर से, और राधे श्याम चोटिया जी हमारे साथ चूरू जिले से जुड़ रहे हैं, मृदुल पुरोहित हमारे साथ बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि कार्यक्रम में हर संभाग और जिलों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो। तो शुरुआत आपसे ही करेंगे। कृष्ण कुमार जानू जी, सत्ता में आप हैं और सत्ता आपको इस वक्त कौन सा नया सपना दिखा रही है? जो 25 का जो आंकड़ा है, इस पर अब आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर आपकी पार्टी के हर कार्यकर्ता से सुन चुके हैं कि आप हैट्रिक बना रहे हैं। अब ये हैट्रिक बनाने में कैसे सफलता हासिल करेंगे, सवाल यही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरह से पार्टी के भीतर की गुटबाजी अलग अलग रूप में सामने आ रही है, उसको आप कैसे दूर करेंगे? कांग्रेस पार्टी के जो प्रयास हैं और जो कैंडिडेट आपके यहाँ से निकलकर उधर जा रहे हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी से जो आने वाले हैं, उनको कांग्रेस पार्टी का वर्कर कितना सपोर्ट करेगा? ये तमाम सवाल है। तो आज आप उन सब बातों को दोहराइएगा मत जो अब तक कई बार दोहरा चुके हैं। आज आप आज की बात करिएगा कृष्ण कुमार जानू जी, कि आज की जो तस्वीर है उसमें राजस्थान 25 की हैट्रिक बनाने में कितना तैयार है? मीना जी, राजस्थान की जो जनता का मत है वो सरकार के कार्य पद्धति से प्रकट हो रहा है। जिस प्रकार की बातें विधानसभा चुनाव के समय की गई थी, जो वायदे किए गए थे, वो लगभग लगभग 100 दिन में अपनी परिणति को प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे यमुना के जल का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, हर विषय को पूरा करने की प्रयास और शुरुआत हमने कर दी है। और जनता को माननीय मोदी जी के और डबल इंजन की सरकार के कृत्यों पर भरोसा है। अभी पेपर लीक के मामले में जिस प्रकार की कठोर कार्रवाई करती हुई सरकार दिखाई दे रही है, उससे बात तो स्पष्ट हो गई कि 500 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियों की सूची अब एसओजी के पास आ चुकी है। अलग अलग सिस्टम से सारे के सारे अपराधियों को लपेटने और उनको लपेटने के बाद दंडित करने की प्रक्रिया जिस प्रकार चल रही है, उससे युवा भी खुश है, ईआरसीपी के पानी से किसान भी खुश है, यमुना के जल से झुंझुनू सीकर जिला भी खुश है। ऐसा कोई अंचल नहीं है जिसके लिए सरकार ने इस अवधि में काम नहीं किया। खनन माफिया के खिलाफ जिस प्रकार की कठोर कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार का 344.84 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है, 12 करोड़ से अधिक के जुर्माने की वसूली हुई है, 2,50,134 मैट्रिक टन खनिज जब्त हुआ है। समाज जीवन के हर पहलू को छूते हुए 100 दिन में सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर काम किया है और जनता में इस बात का मैसेज है। इसलिए हम विश्वास पूर्वक कहते हैं कि हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। जी यशवर्धन जी, कैसे रोकेंगे इस ट्रेन को? देखिए, राजस्थान की जनता इस अघोषित रूप से जो केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान को बना दिया है, सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। राजस्थान के किसी नेता के पास कोई पावर नहीं है। विधायक मंत्रियों की तरफ देखते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री जी की तरफ देखते हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली की तरफ देखते हैं। तो पूरी तरह पैरालिसिस हो चुका है सारी गवर्नेंस को। और जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई कृष्ण कुमार जानू साहब बता रहे हैं
जो यमुना का मामला है उस पर मैं खुद कोर्ट में 6 साल से लिटिगेंट हूं पीआईएल में। इन्होंने एक कथित समझौता कर लिया, 17 फरवरी से आज इतने दिन हो गए, ये लोग उसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं, उसको बता ही नहीं रहे हैं, न कोर्ट में उसकी कोई कॉपी दे रहे हैं हमने ये एमओयू किया है। तो ये सारा हवाबाजी मामला है, पूरी तरीके से केवल खबरों का मैनेजमेंट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और जो आप बता रहे हैं खनन वाला मामला, आपने खनन की आड़ में सब कुछ इतना महंगा कर दिया है, मकान बनने महंगे हो गए, हर चीज महंगी हो गई है। तो जनता बुरी तरह त्रस्त है और वो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका भरपूर जवाब मिलने वाला है इन लोगों को। जी मीना जी, आवाज आ रही है? जनता जी। त्रस्त है, इसलिए बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज। जनता त्रस्त है सरकार के कामों से, इसलिए कांग्रेस पार्टी को फायदा हो जाएगा। आपकी बात को मैं अगर समझूं तो इस रूप में समझ में आ रहा है। राजीव तिवारी जी, इन दोनों की बात में से किसकी बात पे जनता भरोसा करे? अब जनता को तो एक को वोट देना है, किसी ना किसी को तो देगी बेचारी जनता। किसी पे भरोसा करके ना करके भी उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप देखिए, मैं कांग्रेस के अभी यशवर्धन जी बता रहे थे सारी चीजें कि जनता बीजेपी से त्रस्त है, इसलिए सरकार से त्रस्त है, इसलिए कांग्रेस को वोट देगी। अब भाई कांग्रेस क्या कर रही है ये भी तो बताओ आप। कांग्रेस किस बात पे वोट मांग रही है? वो जो 5 गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं या खड़गे साहब दे रहे हैं, उस गारंटी की क्या गारंटी है? मोदी जी तो फिर चलो कहते हैं कि मेरी गारंटी की भी गारंटी है। हालांकि यशवर्धन जी की बात में दम है कि जो भी दावे जानू साहब कर रहे थे अभी, जैसे यमुना जल का है या जो पूर्वी राजस्थान नहर योजना है, उसमें इन्होंने पार्वती सिंध और उसको जोड़ दिया। तो वो सारी चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि जनता जब कब समझेगी और कब उसको लाभ मिलेगा भी कुछ भी पता नहीं है। जैसे आप ताजा उदाहरण देख लीजिए कि 2% आपने डीजल और उस पे वैट घटा दिया, तो उससे जनता को, चलिए जो लोकल राजस्थान की जनता है उसको फायदा हो गया कि 4 या 5 रुपए 6 रुपए उसको पेट्रोल डीजल सस्ता मिल जाएगा। लेकिन जो मुख्य समस्या थी बॉर्डर एरियाज की, वहां 10 रुपए का फर्क अभी भी है। यहाँ पे 104 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है पूरे राजस्थान में, तो हरियाणा में 94 रुपए हो गया है, दिल्ली में 94 रुपए हो गया है, यूपी में 94 रुपए हो गया है, क्योंकि केंद्र ने वहां भी 2 रुपए कम कर दिए। तो वो जो डिफरेंस था, जो इनकी पेट्रोलियम डीलर्स की जो पूरी मांग थी कि हमारे इतने सैकड़ों पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, वहां पे 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हो गए और बहुत सारे और बंद होने की कगार पे है, तो उनको तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। बॉर्डर एरियाज में तो वैसे ही जो ट्रक जाएंगे या जो प्राइवेट व्हीकल्स भी जाएंगे, वो वहां यूपी में या हरियाणा में या दिल्ली में पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे, तो 10 रुपए का फर्क कम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी देखिए, आज कल घोषणा होगी, चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आ गया है, तो वो क्या होती है कब वो है, लेकिन जनता को ये सब पार्टियां भुलावे में रखती हैं और पता नहीं कौन सा फायदा देके और कैसे, और फिर वो मजबूरी में जो भी उसको अच्छा लगता है, जिसकी तरफ वो जाना चाहता है, उसको वोट दे देता है। अब देखिए ये एसबीआई वाला आया है पूरा, अब इसमें भी पूरे में ये पता नहीं है कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया, ओ सॉरी चंदा दिया, किस व्यक्ति ने किसको चंदा दिया। ये आ रहा है कि 500 इसने दिए, 200 इसने दिए, 150 इसने दिए। अरे दिए किसको, किसने किसको दिए? भाई ये निश्चित है कि जो सत्ता में होता है उसको ज्यादा चंदा मिलता है। 2019 के पहले की भी जैसे एसबीआई ने रिट डाली है कि भाई 2019 से पहले का भी जो आंकड़ा है वो हमको दो, तो हम उसको भी पब्लिक करेंगे। तो उसमें देखिएगा कि 2014 के पहले के जो आएंगे उसमें कांग्रेस को ज्यादा मिल रहा होगा चंदा। तो ये जो पार्टियों को चंदा मिलता है विभिन्न औद्योगिक घरानों से, ये तो मिलता है, लेकिन किसने किसको क्यों दिया और उससे उसको क्या फायदा मिला, जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक इसमें कोई ऐसा बड़ा आप घोटाला चिन्हित नहीं कर सकते हो।
नहीं, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। और सवाल तो ये है जो सबसे बड़ा है, और सवाल क्या, ये दरअसल सोच का विषय है कि समाज, अगर 2019 के पहले के हम आंकड़े निकालेंगे तो वहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सत्ता में, क्योंकि वो है इसलिए चंदा देते नजर आ रहे हैं लोग, धन्ना सेठ या समाज के उद्योगपति, कोई भी भाषा दे दीजिए, या फिर अब चुनाव जैसे पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी को ज्यादा देते नजर आ रहे हैं। देखिए इसमें ये एक बिल्कुल वो, देखिए वो होता है किसी भी इसमें, तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता इसमें। बिल्कुल राजीव कंफ्यूजन, जो तिवारी जी, सत्ता में होता है बिल्कुल उसको किसी ज्यादा तरह मिलता का है, कोई और जो कंफ्यूजन सत्ता में नहीं होता है वो जनता को भी है। ज्यादा देता है। तो समाज जो है वो सत्ता केंद्रित है, समाज खुद भी सत्ता के आसपास रहना चाहता है। समाज की सोच और समाज की दशा और दिशा हम देखते हैं, हर दिन देखते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के लोग सत्ता के आसपास रहने को कितने आतुर रहते हैं, और किस तरह की तस्वीरें समाज में हम देखते हैं, उससे समझ में आता है। तो जब समाज सत्ता केंद्रित है तो ऐसे में गुलाब बत्रा जी, वाकई में बीजेपी को कोई बहुत बड़ी परेशानी ये समाज कांग्रेस के माध्यम से दे पाएगा? ऑडियो ऑन करिए अनम्यूट प्लीज। अनम्यूट कीजिए आप, अनम्यूट। आई आवाज? अब आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, अभी भाई राजीव ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और बेचारी जनता। वो हम संविधान के वो मानने वाले हैं, और वयस्क मताधिकार की उम्र राजीव गांधी ने 21 से 18 साल की थी। ये माना जाता था कि एडल्ट जो है, युवा है, बहुत समझदार होता है युवक, इसलिए आयु की उम्र जो है 18 साल की गई। और जब भाई राजीव कहते हैं कि बेचारी जनता हर 5 साल बाद वोट दे करके और ठगी रह जाती है, अभी चुनावी वायदे जो होते हैं, अभी गारंटी पर गारंटी और ये सारी बातें जो कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि अब राजस्थान में जब सत्ता की लड़ाई होने वाली है, भाजपा ने पहला मोर्चा विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया, और जो रिवाज नहीं बदला, सरकार बदल गई, और अब लोकसभा की तैयारी है। लोकसभा में भाजपा ने अपने 15 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। हालांकि ठीक है, अंतर विरोध वहां भी हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी सवालिया निशान है, और जोधपुर की सीट पर भी पैचअप हुआ है, लेकिन अंदरूनी अंदरूनी क्या खिचड़ी पकेगी कह नहीं सकते। सवाल यह है कि जैसे अभी कहा कि गारंटी की बात, अब गारंटी वाली बात है, जो पंच गारंटी कांग्रेस दे रही है, और प्रधानमंत्री मोदी गारंटी की गारंटी ले रहे हैं। अब उसमें मतदाता के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न है कि वो किसको चुनेगा, किस पे भरोसा करेगा। पिछले वर्षों में कांग्रेस की जो स्थिति बनती जा रही है, वो धरातल उसके सारा जो इंडिया गठबंधन किया, वो इंडिया गठबंधन पर सवालिया निशान शुरू से लगाए गए थे। यानी सबसे पहले तो उसके नामकरण पर ही आपत्ति हुई थी इंडिया, और उसके जिस तरह से, और उसके दल आपस में, ममता दीदी की अलग रहा हो गई, आप पार्टी की अलग रहा हो गई, जेडीयू अलग हो गया, यानी इस तरह का जो बिखराव, जिस उत्साह के साथ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई थी, जिस नीतीश बाबू ने, वो खुद ही और मोदी के पाले में चले गए। तो ये स्थितियां बन गई है अब उसके सामने। तो उस समय जब गारंटी आती है कांग्रेस की 5 गारंटी, उस पर फिर विश्वास कोई कैसे करेगा मतदाता, कि जब एक तरफ विपक्षी गठबंधन की तैयारियां हुई और वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। उस सूरत में ये जो फिर सवाल जो मीना जी ने खड़ा किया कि कांग्रेस की जो पंच वायदे हैं, उन वायदों को कैसे पूरा कर पाएगी सरकार। यानी जहां खुद आज ये हालत हो रही है कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज वो ठीक है कि सबसे धीरे धीरे छोटी पार्टी के रूप में बदलती जा रही है। वो यानी आज उसको समझौते करने की स्थिति में आ गई। पहले वो युग था कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को अपने पाले में ला करके 1-2 सीट, 4-5 सीटें, आज हालत तो बिल्कुल पलट चुकी है कि आज कांग्रेस जो है समझौते की स्थिति में आ गई। उसमें भी ममता दीदी ने अपना रुख अलग कर दिया, समाजवादी पार्टी ने अलग रुख कर लिया, और ये आप पार्टी ने अलग रुख कर लिया, मायावती का अपना अलग चाल हो रही है। तो उसी स्थिति में जब बात आती है कि कांग्रेस कि कैसे
बहुमत ला पाएगी और विपक्षी दल किस तरह बहुमत ला पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है राजस्थान में सरकार की बात। इस सरकार ने सबसे पहले बात, संकल्प पत्र को एक नीतिगत दस्तावेज बना, और कल कैबिनेट में और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की विधिवत रूप से जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बातें रखी और जो जिक्र किया, जैसे राजीव ने, कि वेट घटा दिया पेट्रोल डीजल पर, ये डिमांड हुई थी, सिलेंडर भी सस्ता कर दिया और भी लोक लुभावन घोषणाएं का अंबार लगा दिया गया सारा। लेकिन क्या उससे मतदाता, जो पहला मतदाता 18 वर्ष का, वो किस तरह से प्रभावित होता है, ये आगे देखने की बात आएगी। दूसरा, कांग्रेस अपने बाकी कैंडिडेटों को किस तरह से आमने सामने इस युद्ध का मैदान बना पाती है, और किस तरह से पार्टी का संगठन जो है वो जनता का विश्वास प्राप्त कर पाएगा, ये इसमें कुछ सवालिया निशान तो लगे हुए हैं। अब एक आने वाले कल परसों चुनावी घोषणा होने वाली है, उस घोषणा के बाद और एक सीधा एक खुला मैदान आ जाएगा। उस खुले मैदान में कौन पहलवान किसको पटकनी देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, निश्चित रूप से काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। राधेश्याम चोटिया जी, अगर हम लोकसभा वार बात करें तो चूरू लोकसभा में काफी दिलचस्प मुकाबला है। राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनने जा रही है चूरू, सबसे मतलब काफी दिलचस्प सीट तो बन ही चुकी है। जिस तरह से बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद को खो दिया है, कांग्रेस पार्टी में जाने को राहुल कस्बा खुद को मजबूर बताते हैं। कितने मजबूर वो रहे होंगे और कितनी उनकी जो सत्ता के प्रति लालसा है वो हावी रही होगी, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया को कितनी बड़ी चुनौती देने में राहुल कस्बा कामयाब होंगे? मीना जी, जो गारंटी का विषय आपने रखा है, तो राहुल कस्बा का भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ जाना मोदी जी की गारंटी को एक प्रकार से ढकोसला बताना है, क्योंकि हर व्यक्ति को और हर पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता की प्राप्ति में, सत्ता में भागीदारी के लिए ही सारे प्रपंच राजनेता रचते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। गारंटी का कोई मायना मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे शेखावाटी क्षेत्र में गारंटी का मायना होता है जमानत। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो जमानती होता है, तो ये कहावत चलती है कि जमानती है कि दौड़े दो फरा बिके। लेकिन ये राजनेताओं की जमानत का या राजनेताओं की गारंटी का कुछ नहीं बटता। सत्ता प्राप्त के बाद वे अपने ही किए हुए वादों से मुकरते रहे हैं, ये इतिहास गवाह है। भारतीय जनता पार्टी के अभी राजस्थान के चुनाव में मैनिफेस्टो में यह था पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का। तो फिर लोकसभा का चुनाव जब बिल्कुल सर पर आ गया, तो उस मैनिफेस्टो की याद अंतिम समय में क्यों आई? ऐसे में जो व्यवहारिक रूप से हमारे चुनाव होते हैं, चाहे वो चूरू का हो, चाहे वो सीकर का हो, चाहे वो झुंझुनू का हो, इनका मूल बहस तो जातिवाद पर आधारित है। ये कटु सत्य है। जबकि हर पार्टी का नेता भाषणों में सामने इस जातिवाद की सच्चाई ये है कि 2 जाट आमने सामने है चूरू जिले में। तो जाट आबादी कितनी है पूरे लोकसभा क्षेत्र में? मान लेते हैं वो दोनों बंट जाते हैं, कहीं 70%, कहीं 30%, कहीं 50-50, जितना भी आंकड़ा हो। उसके बाद जो बाकी वोट की गणित है, वो मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी कि राहुल की? मीना जी, जाट जो मतदाता है, आप याद कीजिए, सबसे पहले राहुल कस्बा के पिता राम सिंह कस्बा सिर्फ 168 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। उनके सामने भी जाट नहीं था, जय सिंह राठौड़ थे। और उसके बाद भी राम सिंह जी ने जितने भी चुनाव जीते हैं वो सामान्य मार्जिन से ही जीते हैं। लेकिन जब 2014 में राम सिंह जी का टिकट भी बिना किसी ठोस आधार के काटा गया था,
तो जाट समाज में एक उद्वेलना उस वक्त हुई थी और उनके पुत्र राहुल कस्बा जो उस वक्त राजनीति में बिल्कुल एक नया चेहरा था, वो भी लाख वोट से ऊपर से जीते थे। और अगला चुनाव तो जबकि जाट ही सामने था, कांग्रेस का भी प्रताप पूनिया। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं से कृष्ण कुमार चुनाव जानू जीते थे। जी जी। तो इस तो वक्त ऐसे में क्या स्थिति है? हाँ, आज की स्थिति में जाट समाज का रुझान मैं कह सकता हूं कि राहुल कस्बा की ओर अधिक नजर आ रहा है, लेकिन अभी बहुत समय बाकी बचा है, क्योंकि अकेले जाट मतदाता ही निर्णय नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, मूल ओबीसी ये भी जाट समाज के लगभग संख्या बल में बराबर है। अल्पसंख्यक जरूर राहुल कस्बा के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि 2 से 2.5 लाख अल्पसंख्यक मतदाता है चूरू लोकसभा क्षेत्र में, और कांग्रेस के प्रत्याशी होने से उनको निश्चित रूप से लाभ है जी। तो कांग्रेस के प्रत्याशी होने से जो लाभ है वो मोदी के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी होने से देवेंद्र झाझड़िया को है या नहीं है? देवेंद्र झाझड़िया को मोदी की इमेज है और मोदी के नाम पर जो मत पड़ते हैं उनका लाभ तो वैसे भी है। वो तो छिटक के राहुल कस्बा के साथ जाने नहीं है, लेकिन राहुल कस्बा को जो जाट समाज का राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्बा के विवाद के चलते जाट समाज का रुझान जो राहुल कस्बा की ओर है, उसमें जी अगर जाट मतदाताओं में उनका बढ़त अच्छी खासी आज की तारीख में लग रही है, लेकिन ये परिवर्तित भी हो सकती जी। तो काफी दिलचस्प चुनाव होगा शेखावाटी का। और इस चूरू की सीट से झुंझुनू और सीकर पर क्या असर देखते हैं आप राधेश्याम जी? अभी तो झुंझुनू और सीकर दोनों ही जगह कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, लेकिन कुछ आंशिक असर इस बात का हो सकता है। जाटों में सीकर और झुंझुनू में भी कुछ राहुल कस्बा का बेवजह टिकट काटने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन वहां के अन्य मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। तो ब्रिजेंद्र ओला को आप भूल गए, ये कृष्ण कुमार जानू जी आपको याद दिला रहे थे। कोई बात नहीं, होता है। तो झुंझुनू में एक्चुअली जो जिस तरह की तस्वीर है, उसके बाद कृष्ण कुमार जानू जी आप पूरे शेखावाटी इलाके में अब अपन, क्योंकि लोकसभा अब तो हम हर दिन लगभग हॉट सीट पे राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीट है उन पर अलग अलग दिन चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि कल ऐलान होना है तो पूरी राजस्थान की तस्वीर को समझने की कोशिश है। तो शेखावाटी संभाग में जब आप पूरे संभाग मतलब पूरे इस इलाके में देखते हैं, तीनों जिलों को देखते हैं, तीनों लोकसभा की सीट को देखते हैं कृष्ण कुमार जानू जी, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? मृदुल जी मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। मीना जी, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर और गंगानगर की 5 लोकसभाओं में विधानसभा की दृष्टि से अगर विश्लेषण किया जाए तो बीकानेर जिले को, लोकसभा को छोड़ दें तो बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। और विधानसभा में जिस प्रकार प्रत्याशियों के चयन में जिस प्रकार की बातें चली, जिस प्रकार के व्यक्तिगत नेतृत्व के प्रभाव को परिदर्शित करने की कोशिश की गई, और उसके बाद जिस प्रकार जो मुख्यमंत्री के दावेदार हमारे नेता प्रतिपक्ष माने जा रहे थे, उनके चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार का विवाद राहुल कस्बा और राजेंद्र जी के बीच पैदा हो गया, प्रकट हो गया, और उसके बाद राजेंद्र जी अपनी बात समझाने में कामयाब रहे नेतृत्व को, और राहुल जी अपनी बात समझा नहीं पाए तो पार्टी छोड़कर बाहर आ गए। निश्चित रूप से इसका असर आंशिक रूप से रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होने के कारण कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। पर जिस प्रकार की राजनीति शेखावाटी अंचल की है, आप भी शेखावाटी से आते हैं, राधेश्याम जी भी शेखावाटी से आते हैं, और यशवर्धन जी भी शेखावाटी से आते हैं, हम तीनों मिलकर इस बात को समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि असर तो होगा,
कितना होगा, कैसा होगा? भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू में 3 लाख से अधिक जीती थी, चूरू में भी 3,34,35,000 से जीती थी और सीकर में भी 2,95,000 के करीब जीती थी। तो अब इस परिस्थिति में कोई निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो जीत का अंतर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीत प्रभावित हो जाए ऐसा आंकलन मेरा तो नहीं। जी, मृदुल पुरोहित जी जुड़े हैं हमारे साथ बांसवाड़ा से। मृदुल जी, मेवाड़ की स्थिति को अगर हम देखें बांसवाड़ा से शुरू करते हुए, तो वहां पर क्योंकि अब कल तारीखों का ऐलान होना है, तो अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तस्वीर और ज्यादा साफ होती जाएगी। अभी क्या स्थिति है? देखिए, बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र जो बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा, डूंगरपुर की 3 विधानसभा में बटा हुआ है और बांसवाड़ा जिले की जो घाटोल विधानसभा है उसमें कुछ क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले के पीपलकुट का आता है। ये तो हो गए बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की स्थिति, भौगोलिक स्थिति। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित करके बढ़त बनाई है और जहां तक विषय कांग्रेस का है तो कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच में पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि इसका गठबंधन होगा, लेकिन बीएपी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसके अध्यक्ष है मोहनलाल रोत, उन्होंने एक वीडियो जारी कर ये कहा कि हमारी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में अब तक की जो परिस्थिति बनी है और जो परिदृश्य सामने आ रहा है वो यही है कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीएपी के बीच में। जी जी, तो बांसवाड़ा से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसका असर मेवाड़ की दूसरी सीटों पर भी होगा, हो सकता है? जी, इसकी वोटों परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी संभावना बनती है, क्योंकि उदयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें आसपुर भी आता है जहां से अभी भारतीय आदिवासी पार्टी का विधायक है और धरियावाद, प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र जो उदयपुर जिले से सटा हुआ है, तो वहां पर बीएपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी और भारी संख्या में वोट भी हासिल किए थे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल से ही बीएपी ने के प्रत्याशी ने 84,000 से अधिक वोट लिए, जो अपने आप में दर्शाता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव तीनों दलों के लिए कांटे का मुकाबला जैसा रहेगा। और अभी की जो परिस्थितियां, यदि गठबंधन नहीं होता है, इस परिस्थिति में यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, पूरा पैनल भी हो सकता है इसको मान ले कि बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी यदि बीएपी और इनके बीच कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होता है तो। जी, पहला और दूसरा कौन होगा इसका निर्णय मतदाता करेंगे। जी, तो ऐसे में बीजेपी कितना रणनीतिक रूप से जो चुनावी रणनीति है उसमें राजीव तिवारी जी कितनी सफल, जी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को तो तीसरे नंबर पर देख रहे हैं और बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से आया हुआ है, उनका अपना जनाधार भी हाँ, है। तो ऐसे में राजीव तिवारी जी वहां पर बीएपी का असर जो है वो कितना इस सीट को जो है वो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बनाएगा, या फिर मेरी बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है उसमें कहीं ना कोई रास्ता मध्यम मार्ग निकल जाएगा? देखिए, अभी तक कांग्रेस ने वहां पे अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और अभी तक यही चल रहा था कि बीएपी से गठबंधन होगा और अभी भी अंदर खाते बातचीत चली रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि हमने अगर यहाँ पे कंटेस्ट किया तो हमारे को सबसे बड़ा नुकसान होगा उदयपुर और राजसमंद सीट पर। तो वो उस नुकसान को किस तरीके से कवर करते हैं। अगर बीएपी का कब इनको बांसवाड़ा में गठबंधन हो जाता है या वो बीएपी के लिए सीट छोड़ देती है कांग्रेस, तो वो बहुत कड़ा मुकाबला वहां पे होगा और उसका जो असर होगा वो उदयपुर और दूसरी सीट जो ये राजसमंद है उस इलाके में इनका ज्यादा कांग्रेस को फायदा होगा। तो लगता तो यही है कि कांग्रेस शायद बीएपी के लिए वो सीट छोड़ दे और कोई ऐसा समझौता हो जिससे कि एक सीट के बदले इनको 3-4 सीट पर उसका असर चित्तौड़ तक आएगा, आप ये देखिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो देख के लगता है कि कांग्रेस शायद कहीं जाके बीएपी से कॉम्प्रोमाइज करेगी। जी,
अभी कुछ उम्मीदवारों के ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से 10 और कांग्रेस के 15 बाकी हैं। ऐसे में जैसे जैसे कल तारीख का ऐलान होता है उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों की लिस्ट आती है, जिसमें स्वाभाविक है कि बीजेपी की लिस्ट अपेक्षित पहले है। यशवर्धन जी, आपकी क्या, जो राजीव तिवारी जी बता रहे हैं, मृदुल जी बता रहे हैं, तो इस पूरे मेवाड़ इलाके में कांग्रेस पार्टी गठबंधन, क्योंकि बहुत लंबे समय से गठबंधन को लेकर सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं और पूरे देश में, जिस तरह गुलाब बत्रा जी ने बताया और जो हम देख रहे हैं हर दिन पूरे देश में जो आपका गठबंधन की हालत है, उससे राजस्थान में कितनी उम्मीदें बची हुई हैं आपके लिए? देखिए, राजनीति संभावना का खेल है। अभी काफी समय है, हमारे करीब 15 कैंडिडेट आने बाकी हैं और केंद्रीय नेतृत्व सभी पार्टियों से इस विषय पर संवाद में है। और जो भी मजबूती से, जो भी पार्टी को मजबूती देगा, उस तरीके से अलायंस भी किए जाएंगे। पोस्ट पोल भी अलायंस होते हैं, प्री पोल भी होते हैं, तो उसी तरीके से किए जाएंगे। और बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो राजस्थान का चुनाव है वो राष्ट्रीय और लोकल दोनों मुद्दों पर होगा। खासकर मैं शेखावटी क्षेत्र का बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ झुंझुनू में सर्वाधिक फौजी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा फौजी झुंझुनू से जाते थे। अग्निवीर योजना का इतना ज्यादा विरोध है कि गांव गांव में इनको बड़ी परेशानी आने वाली है। यमुना के मुद्दे पर आपने बताया, मैं खुद लिटिगेंट हूं उसमें। ये लोग उसका प्रारूप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आज भी कम से कम 50 गांवों में धरने पर बैठे हैं किसान। यानी ये कह रहे हैं कि हमने समझौता कर लिया नहर के नक्शा बनाने का, लेकिन वो किसान इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। यानी इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि ये कुछ भी बोल जाते हैं। जो ये गारंटियों की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ 2014 में 9.5 रुपए एक्साइज टैक्स था पेट्रोल पे, जो इन्होंने बढ़ाकर करीब 33 रुपए कर दिया 10 सालों में। डीजल पर करीब 3.5 रुपए एक्साइज टैक्स था, वो इन्होंने बढ़ाकर अब 32 रुपए कर दिया। यानी 10-10 गुना इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। और चुनाव के टाइम आते हैं तब ये 2-2 रुपए कम कर देते हैं, फिर वापस बढ़ा देते हैं। तो जनता का इनसे विश्वास उठ चुका है। इनकी गारंटियों की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। जैसा चोटिया जी ने कहा कि जो बिचौलिया जो होता है, जो गारंटर होता है, उसका बिक जाता है सब कुछ, तो इनका तो गारंटर भी नहीं है कोई, और इनकी बात पर भरोसा करने वाला कोई भी नहीं है। और आप ये देखिएगा, बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट आएंगे। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो स्कैम निकला है, इसकी जन जन में चर्चा है कि किस तरीके से पहले छापे मारे जाते थे और छापों के 10 दिन बाद में वही व्यक्ति इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदकर और बीजेपी को दे देता था, और बीजेपी को देते ही उसके जो छापों की कार्रवाई होती थी वो बंद हो जाती थी। तो इस तरीके से धमका कर, हाथ मरोड़ कर इन लोगों ने पैसे लिए हैं लोगों से। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये घोटाला सबके सामने आया है। इनकी तो पूरी कोशिश थी कि एसबीआई किसी तरीके से वो सारे चीजें नहीं दे। उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए और कम से कम इन चीजों को सार्वजनिक तो किया। तो ये कहते हैं ना कि हमारे वक्त में कोई घोटाले नहीं हुए, वो सारे के सारे घोटाले इस एक लिस्ट में सबके सामने आ रहे हैं। तो ये पूरी जनता में चर्चा है इस विषय की कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने लीगल तरीके से किया है। तो राष्ट्रीय और लोकल दोनों मुद्दों पर इस बार ये मात खाएंगे। और खासकर मैं राजस्थान का बता देता हूं कि यहाँ की सरकार पूरी तरह पैरालिसिस में है। यहाँ किसी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। इनको कोर्ट की फटकार के बाद में अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति करनी पड़ी। इनको 50 दिन तक कुछ कर ही नहीं पाए। फिर कोर्ट ने इनको फटकारा कि सारी लीगल प्रोसीडिंग्स रुकी पड़ी हैं, आप अटॉर्नी जनरल तो नियुक्त कर दीजिए कम से कम कोई। तब जाकर उस फटकार के बाद में इनसे एजी नियुक्त हुए। तो ये स्थिति है राजस्थान की। तो आप देखिएगा हर क्षेत्र में जो इनका विरोध है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। और 10 साल की जो नाकामी है वो इन लोकसभा चुनाव में आपको सामने दिखाई देगी। जी, ये किसान वर्ग को जिस तरह से गुलाब बत्रा जी इस वक्त यहाँ पर यशवर्धन जी भी बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है कि किसान वर्ग उनके साथ आए, और बीजेपी अपनी तरह से जिस तरह किसानों को डील कर पाई पिछले 10 सालों में अलग अलग समय पर, क्या किसान कांग्रेस के साथ जा सकता है? गुलाब बत्रा जी, अगर किसान कांग्रेस के साथ कुछ प्रतिशत भी जाता है तो उसका इस चुनाव परिणाम पर कुछ कांग्रेस के पक्ष में नतीजे दिखेंगे? देखिए, अभी यशवर्धन जी ने यमुना जल समझौते का उदाहरण किया, चर्चा की थी। वो खुद इसमें लिटिगेशन भी कर रहे हैं। मैं पुरानी याद दिला दूं, ये शिवचरण जी माथुर के टाइम में समझौता हुआ था। नहीं, और उसमें ये टाइम हुआ था, भैरव सिंह जी टाइम 94 में, 1994 नहीं, सॉरी, वो रावी व्यास का हुआ था उस समय, शिवचरण माथुर के टाइम में। ये जब ये तय हुआ था उस समय, जब ये यमुना जल समझौता हुआ था, उसमें तय हुआ था कि ओखला बैराज और ताजेवाला बैराज से राजस्थान को पानी मिलेगा यमुना का। लेकिन उस समय भी ये तय हो गया था कि हरियाणा चाहे किसी सरकार रही हो, वो किसी भी सूरत में ताजेवाला से पानी देने को तैयार नहीं था। इसलिए शेखावटी को
पानी मिलने का मामला बिल्कुल लंबा लटकाया जाता रहा लगातार। और अब और ओखला से शुरू किया गया पानी, ओखला तेवरा से शुरू किया। मुझे याद आता है कि उस समय भरतपुर आगरा फीडर जो भरतपुर आती थी उसे 1281 क्यूसेक पानी दिया जाना था। कमला बेनीवाल सिंचाई मंत्री थी, अशोक गहलोत को लिखा गया, मुख्यमंत्री भी नहीं। हाँ, और 2,35,00,000 रुपए मिलना था। उस आगरा नहर की अगर विस्तार किया जाता तो राजस्थान को यमुना का पानी उस समय मिल जाता, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि शेखावाटी और भरतपुर धौलपुर का जो जाट समुदाय है इसमें 36 का आंकड़ा माना जाता है, इसलिए 2,35,00,000 रुपया नहीं दिया गया। अगर उस समय दे दिया जाता तो यमुना पानी आना शुरू हो जाता, वो नहीं हुआ। धीरे धीरे ओखला बैराज से आप जाके ताजेवाला की जगह दूसरी जगह से उससे पानी शुरू किया। आप जो बता रहे हैं उस विषय पर मैं पूरे पिछले 6 साल से लड़ रहा हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने हरियाणा को एक प्रपोजल दिया कि हम आपके क्षेत्र की नहरों को रख रखाव और नई बनाने का भी पैसा देने को तैयार है, आप कम से कम हमें बनाने दीजिए। हरियाणा ने नहीं बनाने दिया, राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। और पिछले 4 साल से मैं आपको बताता हूँ जी, 2020 में 31,000 करोड़ की डीपीआर मेरी पीआईएल के कारण बनी और उसको बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया। 4 साल से राजनीतिक कारणों से उसको अटका कर बैठे हैं कि जब तक राजस्थान की सरकार नहीं बदल जाती तब तक हम उसको टेक्निकल अप्रूवल नहीं देंगे। ये स्थिति है राजनीति की। मैं अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल की जिक्र कर रहा हूँ, अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल की, क्योंकि मैंने इसे बहुत पत्र व्यवहार किया है। मेरे आज भी पत्र मौजूद हैं कि 2,35,00,000 रुपया नहीं दिया गया, और नहीं तो उस समय ओखला बैराज से पानी शुरू हो जाता, क्योंकि हमारा हिस्से का जैसे रावी ब्याज का मामला था, क्योंकि उसमें ये तय था कि जब तक राजस्थान में क्षमता उत्पन्न नहीं होगी पंजाब पानी लेता रहेगा। तो आज देख लीजिए आज हमें उस हिस्से का पानी नहीं मिल पा रहा, जबकि हमारी क्षमता हो चुकी है। इसी तरह से यमुना पानी का मामला था। ये अच्छी बात है कि आप इसको लड़ाई लड़ रहे हैं और अब कुछ तय हुआ है। कि ये बात सही है कि उन्होंने अभी तक इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो अभी मीना जी ने जिक्र किया कि ईआरसीपी की, ये बात भी सही है कि गजेंद्र शेखावत ने, जल संसाधन मंत्री ने इसको अपना एक इश्यू बनाया और बार बार खुलेआम एक तरह का चैलेंज किया कि बीजेपी की सरकार लाओगे और मैं इसको करके दिखाऊंगा, और उन्होंने 1.5 महीने में समझौता कर दिया। हालांकि समझौता अभी स्पष्ट नहीं है, उसकी डीपीआर बन रही है। 15 मार्च तक उसकी डीपीआर बननी थी, 15 मार्च तक डीपीआर बननी थी। राजस्थान ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, मध्य प्रदेश ने अभी तक नहीं दी है। उसके बाद बनेगी और उससे पानी का बंटवारा भी हो गया है और उससे तय किया जा रहा है कि उसको हो सकता है कि इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दें। अगर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया, चूंकि कल घोषणा होने वाली है, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अभी तक नहीं मिला, घोषित नहीं हुआ है, तो 90% जो किसान वाली बात आती है कि उसमें 90% केंद्र सरकार खर्चा करेगी और 10% राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अपने हिस्से का करेंगी। अगर ये बात हो जाती है तो निश्चित रूप से आगे आगामी चुनाव में लोकसभा में इसका असर पड़ेगा। लेकिन यमुना जल समझौते की जो बात है, यमुना जल समझौते की जो बात है, वो अब किस तरह से खुलासा होगा। अभी तो चूंकि अब आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए उस पर कोई मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि उसका कुछ पटाक्षेप हो पाएगा। मीना जी, ये जो किसान वाला जो मुद्दा है, इसमें एक एंगल और है हमारे शेखावाटी का कि हमारा एरिया हरियाणा से लगा हुआ है और हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी अघोषित रूप से या डॉग विसल पॉलिटिक्स बोल दीजिए, आप जो किसान जो जाट वर्ग है उसको एंटी जाट सेंटिमेंट पर पूरी सरकार को लाते हैं, वैसे ही भाषण दिए जाते हैं, उसी तरह की बात की जाती है। तो वो हरियाणा का संदेश चूरू, सीकर और झुंझुनू बहुत तेजी से लेता है। तो हमारे यहाँ पे जो जाट समुदाय है उसमें ये संदेश लगातार जाता जा रहा है कि हमारे खिलाफ पूरी तरीके जैसे एंटी मुस्लिम राजनीति करते हैं, वैसे ही हरियाणा में ये इस कास्ट के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। और ये बात हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको देखिएगा आप, जाट वर्ग मेजोरिटी में कांग्रेस की तरफ जाएगा इस कारण से भी। नहीं भाई, एक बात देखिए, ये जाट वर्ग को ओबीसी का आरक्षण भी इसी शेखावाटी में घोषणा की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। भरतपुर और धौलपुर उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी का दर्जा भरतपुर धौलपुर के जाटों को नहीं मिला है, लेकिन शेखावाटी में घोषणा वाजपेयी ने की थी। इसका भी एक बीजेपी इसको बनाने को तैयार बैठी है जी। तो ऐसे में किसानों की जो नाराजगी लगातार बनी रही, अलग अलग समय पर आंदोलन के रूप में सामने आई, कृष्ण कुमार जानू जी, आपकी चिंता बढ़ाती है कि किसान बीजेपी को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? मीना जी, किसान शब्द का जिस प्रकार का अर्थ निकाला जा रहा है, दिल्ली में किसान जिस आंदोलन को लेकर गए और लाल किले पर तिरंगे का अपमान करके आए, वो किसान हो नहीं सकते। कुछ उद्दंडी और उपद्रवी लोगों को इकट्ठा करके किसान का बैनर और तमगा लगा करके कुछ मोदी विरोध की राजनीति करने वाले लोग
उससे अगर जनमत प्रभावित करते तो लगातार मोदी जी की सरकार 2 बार नहीं आती, 14 से ज्यादा 19 में सीट नहीं आती। मीना जी, आज 24 में भी जिस किसान के नाम के आंदोलन की राजनीति करने वाले कुछ परजीवी पॉलिटिशियन जो आंदोलन जीवी बनकर आंदोलन चला रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के किसान के कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, नदी जोड़ने का काम अटल जी ने सोचा था, मोदी जी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुले बाजार में यूरिया बिकती थी, गहलोत के भाई पर भी जिसके आरोप लगे थे, उसे नीम कोटेड यूरिया बनाने का काम मोदी जी ने किया है। फसल बीमा का काम मोदी जी और अटल जी की सरकार ने शुरू किया था। आज किसान क्रेडिट कार्ड का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस किस बिना पर किसान के पक्ष में काम करने के तर्क देगी? और जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, अभी जिस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, कांग्रेस में खुद कांग्रेस के लोगों को भरोसा नहीं है। जनता उसकी कौन सी बात पर भरोसा करेगी? कांग्रेस के कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़कर चले गए, कितने युवा नेता अपना भविष्य भाजपा में बनाने के लिए आ गए। इस सारी बातों से संदेश स्पष्ट है कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। और जब कभी राहुल गांधी कोई ज्यादा लंबी फेंक देते हैं और फंसते हैं तो कोर्ट में जाकर माफी मांग लेते हैं। कांग्रेस और आप आदमी पार्टी दोनों की यही हालत है, पहले बड़ी फेंक दो, बाद में माफी मांग लो। इस सारी प्रक्रिया में मीना जी, आप ये मानकर चलिए, जिस प्रकार राजस्थान में अभी 4% कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 12 लाख परिवारों को लाभ दिया गया है, 8 लाख कर्मचारियों को और 4,40,000 पेंशन भोगियों को जो लाभ दिया गया है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और जिस प्रकार 1500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च सरकार ने वहन करने की जिम्मेदारी उठाई है, वो इस बात का संकेत है कि पेट्रोल डीजल पर जिस प्रकार का निर्णय किया गया है, 5 साल में हम कम करेंगे। हमने वायदा नहीं किया था कि हम राहुल गांधी की तरह 10 दिन में ही हरियाणा और उसके बराबर कर देंगे। हमारी राज्य की जो आर्थिक हालत है, 5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा गहलोत सरकार छोड़ कर गई है, इसलिए उसका भी नियोजन करना है और राज्य की जनता को भी लाभ देना है। दोनों पर अमल किया जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है और उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को जनता इस चुनाव में देगी, आश्वस्त रहे। राजीव तिवारी जी, ये कई बार जैसे कहते हैं कि बुलंदी से बोलने से, जोर से बोलने से जो है वो मतलब बात का वजन बढ़ जाता है क्या? नहीं, वजन तो देखिए काम से बढ़ता है, बात से नहीं बढ़ता है। अभी जैसे जानू साहब बता रहे थे, इतनी सारी योजना, ये वो कह रहे थे 5 लाख करोड़ का जो कर्जा राजस्थान पे छूटा हुआ है, तो देश की सरकार पे तो 2.5 लाख करोड़ का है, फिर क्या होगा? 52,000 करोड़ से बढ़कर 2.5 लाख करोड़ हो गया वो पिछले 10 साल में। रुपया कहाँ चला गया? आज मैं कुछ मीडिया में पढ़ रहा था कि इटली में 165 रुपए लीटर, फ्रांस में 173 रुपए या 170 रुपए लीटर। फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं हम। हमारी, आप पहले मुद्रा की स्थिति तो देखिए कि हमारी जो रुपए की कीमत है वो कितनी हो गई। तो वहां तो हमारे रुपए, वहां तो 2 पाउंड का या 2 डॉलर का मिल रहा है, हमारे यहाँ 94 रुपए का या 104 रुपए का मिल रहा है। तो हमको कंपेयर उससे नहीं करके हमारी जो रुपए की कीमत है वो कितनी गिर गई, उस पर देखना चाहिए ना। मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय किए हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में निर्णय नहीं हुए, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय हुए। नदी जोड़ो योजना जिसपे काम शुरू हो गया है, बहुत बड़ी योजना है, और ये अगर योजना फलीभूत हो जाती है तो पूरे देश में ही पानी का संकट लगभग खत्म हो जाएगा। पूरा तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी हम वादा करते हैं, जो करते हैं, उसको स्पष्टता होनी चाहिए उसमें। अभी तो ये था कि हमारी सरकार बन जाने दीजिए, हम पड़ोसी राज्यों के बराबर राजस्थान का पेट्रोल डीजल की रेट कर देंगे, वैट कर देंगे। अब आप ले आए, उसके अंदर 5 साल के लिए किया था हमने वादा, 5 साल में जाके होगा। तो फिर अभी ये चुनाव के समय में ही 4% डीए बढ़ाना और ये सब जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी है उससे 1 दिन पहले ही करने की क्या जरूरत है? आप
50 दिन पहले कर देते तो 100 दिन के वादे थे आपके, तो 50 दिन पहले कर देते तो लोगों को ये तो लगता है ये चुनावी वादा नहीं है, ये जनता धरातल के का लिए वादा कहते है। हैं राजीव तिवारी जी जनता के लिए कहते हैं कि याददाश्त बहुत कम होती है, छोटी होती है, इसलिए आप उसको चुनाव से बादाम ठीक खाने ही पहले नहीं देते करेंगे हो, तो उसको बादाम खाने ही नहीं देते हो तो उसकी याददाश्त बढ़ेगी कहाँ से? जी वो अपनी जी। समस्याओं में तो इतना ऐसे उलझा में रहता है, उसको कुछ इतना, तो उसकी याददाश्त बढ़ेगी कहाँ से? उसको खाने पीने को दोगे आप, उसकी उसको कुछ चैन दोगे तो वो उसकी याददाश्त भी बढ़ेगी। अरे उलझा रहेगा मूंगफली बेचारा तो उसकी याददाश्त अरे कहाँ से रहेगी? राजीव भाई, मूंगफली भी बहुत महंगी है भाई, बादाम की बात छोड़ो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, आप उसको उसके जीवन स्तर को तो बढ़ाओ, याददाश्त तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। नहीं, जो पश्चिम बंगाल इस देश का सबसे गरीबी के लिहाज से जो भोजन खाना आम आदमी वहां आज भी 10 रुपए में खाना खा सकता है, वहां पर बादाम मूंगफली को कहते हैं गुलाब बत्रा जी। तो बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। अब वहां पर बादाम खाने की स्थिति में वो रहे हैं कि नहीं, ये मुद्दा है। आपकी बात से सवाल ये उठता है। बहरहाल गुलाब जी, सवाल ये है कि लोकसभा के इस दंगल में एक तरफ बीजेपी आक्रामक अंदाज से, जैसे गुलाब यहाँ पर कृष्ण कुमार जानू जी को हमने सुना गुलाब जी, कि वो उनके तेवर, उनका अंदाज, उनका जो है अपनी पार्टी को रखने का मजबूत पक्ष, और जिस तरह की आक्रामक शैली में बीजेपी चुनाव लड़ रही है इस वक्त, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो काफी, जिसके कार्यकर्ता का मनोबल तुलनात्मक रूप से कम है। हालांकि इन दिनों ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जान फूंकी जा रही है पार्टी के, खास करके अध्यक्ष के जो प्रयास हैं वो थोड़ा दिखाते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी लड़ाई झगड़ा था, जो भी आपसी क्लेश था, वो इतिहास है, वर्तमान कुछ नहीं है। वर्तमान सिर्फ ये कि मैं अध्यक्ष हूं और आपके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में कोई क्लेश नहीं है। क्या आप उसका असर देख पा रहे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का उत्साह, तुलनात्मक रूप से जो नैरेटिव बनाने का काम है उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर इस वक्त नजर आ रही है तुलनात्मक रूप से। देखिए, ये तो तय था कि अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने अपने आप को न्याय यात्रा से जोड़कर, भारत न्याय यात्रा से जोड़कर के अपने आप को हाशिए से अलग कर लिया चुनाव की राजनीति से। एक बहुत बड़ा सवाल निशान लगाया। दूसरी बात, सुप्रीमो सोनिया गांधी जी, वो लोकसभा के चुनाव मैदान से अपने आप को पीछे ले लिया और राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपने को नॉमिनेट कराया। तो ये जो 2-3 मुद्दे खड़े हुए, तो इससे कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति है वो अपनी सवालिया निशानों से घिर चुकी है। और बीच बीच में जो जिस तरह का प्रत्याशियों का चयन और इस तरह की घोषणाओं के बाद एक अभी 20 मार्च को इनकी कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, 18 मार्च को बीजेपी की होने वाली है। लेकिन ये जो मैराथन दौड़ होती है, जैसे बैटिंग होती है ना, 400 मीटर की दौड़ होती है या 800 मीटर की दौड़ होती है, एक खिलाड़ी जाता है, अगला बैटन दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है। इसमें कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है और बीजेपी बहुत आगे, यानी जगह जगह उन्होंने अपने अपने कार्यालय, चुनावी कार्यालय खोल दिए, संभागीय क्लस्टर योजना बना दी उन्होंने, इस तरह के सारा। लेकिन अभी बीजेपी, कांग्रेस अभी चिंतन मनन की प्रक्रिया से उलझी हुई है, तो यानी बहुत पीछे है, इसको बहुत दौड़ लगानी पड़ेगी। और हमारे नेता जो है एक जाजम पर बैठ करके अपने मनभेद और मतभेद बुला करके अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा गैप इतना आ चुका है, इतना गैप आ चुका है कि मुझे नहीं लगता कि जब ममता ने जब कांग्रेस के लिए कह दिया था कि 40 सीटें भी नहीं आ पाएंगी, यानी जो मुख्य घटक दल और एक प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी थी वो इंडिया गठबंधन में, उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया वहां से। तो जब उनको विश्वास नहीं, गठबंधन की एक प्रमुख इकाई थी तृणमूल कांग्रेस, और उसने अपनी प्रमुख पार्टी जिसके झंडे तले सभी विपक्षी गठबंधन एकजुट होने की तैयारी में था, उसको सवालों के निशाने गिरा करके वो 40 सीटें नहीं ला सकती। यानी एक मनोवैज्ञानिक जो जीत है उस पर सवालिया निशान लगा दिया विपक्षी दलों ने। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और भाजपा ने जिस तेजी से ये पूरा होमवर्क करके आगे बढ़ रही है चुनावी, यानी उन्होंने चुनाव तो आधा और जो नैरेटिव बना दिया, यानी विधानसभा लोकसभा के पटल पर जिस तरह का एक माहौल बनाया कि 400 पार, 370 बीजेपी और एनडीए जो है 400 पार,
और इस तरह का जो नैरेटिव बना दिया गया, एक माहौल बनाया। और फिर अभी जसवर्धन जी ने कहा कि राजस्थान का भी अब देखें, जब से नई सरकार आई है, और यानी अब जो समाचार पत्रों के जो पृष्ठ हैं, प्रथम पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, तृतीय पृष्ठ, ये तो पाठकों से छीने जा चुके हैं। वो केवल विज्ञापनों की भरमार है। डेली पर नित्य प्रतिदिन विज्ञापनों की भरमार हो रही है। सारे प्रदेश भर में एक मैसेज है, मुख्यमंत्री का फोटो है और प्रधानमंत्री का फोटो है। तो इस तरह का जो माहौल बन रहा है सारा, उसमें अब फिर बात वही चंदे की वाली बात आ जाती है। अब चंदा, राजीव जी जैसे कह रहे थे, पिछड़ा जब आएगा, जो सत्ता में होता है उसको चंदा निश्चित रूप से अधिक मिलेगा, क्योंकि लाभ भी लेना है सारा। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले चुनाव से अब शुरुआत करें 1952 से, तभी घोटाला, जीप घोटाला जैसे हुआ था। घोटालों की परंपरा कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये कि चुनाव, आप देखिए कि अगर चुनाव खर्चे की सीमा है, चुनाव खर्च का आप कोई गारंटी ले सकता है कि कोई भी जो सांसद चुना जाता है वो पूरी ईमानदारी से जो चुनाव खर्च की सीमा है उसे खर्च कर पाता है क्या? हमेशा 2 नंबर का पैसा, ब्लैक मनी का पैसा से चुनाव जीते जाते हैं। जब हमारी नींव ही इतनी कमजोर है, जो ईमानदारी पर आधारित नहीं है, तो लोकतंत्र की फिर हम दुहाई किस बात पर देंगे? लेकिन अब चूंकि ये राज चला आ रहा है और लोकतंत्र का हमें भरोसा है, इसलिए गाड़ी चल रही है। पर ये बात है कि 70-75 सालों में इस लोक संसदीय प्रशासन प्रणाली में हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन बड़े सहज रूप से होता है। हम पड़ोस में देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हालत है सारी, और राज्य और देशों में हम देखें, लेकिन संसदीय प्रणाली में कमजोरियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये माहौल किसी तरह से चल रहा है, और सत्ता परिवर्तन एक वोट के आधार पर संसदीय प्रणाली में आराम से चलता आ रहा है। अब ये हार जीत, जो पहलवानी जैसे गुर होते हैं, पहलवानी में कई बार होता है ना, दाव लगाए जाते हैं, कोई उस्ताद इशारा करता है, भाई इसको जरा ये दे, धोबी पाट दे, वो चित कर देगा। तो चुनाव का दंगल उसी रूप में सामने आने वाला है। अब इसमें कौन पहलवान किस तरह से दमखम के साथ आखिरी लड़ाई लड़ता है और जीत हासिल करता है, आने वाला वक्त बताएगा। मीना जी, मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे अभी कहीं और भी जुड़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो मीना जी, हेलो 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 कनेक्ट हो हेलो गया, डिस्कनेक्ट। हेलो 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 पिछली बार भी हेलो। ऐसे ही हो गया था जी। ये कुछ तकनीकी परेशानियां हैं। गुलाब बत्रा जी, माफी चाहते हैं आपसे। मैं ये बोल रही थी कि मुद्दे जो है वो तुलनात्मक रूप से पीछे चले जाते हैं जब इस तरह की बातें आती हैं, और व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है पूरी तरह से जब इस तरह आप जो बता रहे हैं। और जिस हम पिछले लोकतंत्र के इतिहास को देखें तो यहाँ पर आम आदमी के मुद्दे और आम आदमी की बात, और जिस तरह से राजीव तिवारी जी ने तुलनात्मक रूप से करेंसी की जो बात की, उस पर क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि किसी को सरोकार भी नहीं है, चुनाव में कितने लोग वोट देने नहीं जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है राधेश्याम जी कि आपके इलाके के मुद्दे क्या है? अगर ये कोई पूछे तो इस सवाल की कोई वाकई में रेलेवेंस भी है, या फिर राहुल कसवा वहां से आ गए, जाट समाज यहाँ हो गया, ईगो की लड़ाई हो गई, राजेंद्र राठौड़ ने खुद को स्थापित कर लिया, बस ये चुनाव कुछ व्यक्तियों तक केंद्रित होकर रह जाएगा? मुद्दे तो मीना जी, जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पीने का पानी और सिंचाई का पानी कई दशकों से है। सत्ताएं भी बदलती रही, प्रधानमंत्री भी बदलते रहे, मुख्यमंत्री भी बदलते रहे, लेकिन ये समस्या तो जस की तस है। जर्मन प्रोजेक्ट का इतना बड़ा एक इश्यू था, लेकिन क्या चूरू शहर में जर्मन प्रोजेक्ट का पानी मिल रहा है? कार्यालय बने वो बंद हो गए, लेकिन पानी तो नहीं मिला, चंद एरिया को छोड़कर। ऐसे में मुद्दों पर तो कोई सरकार टिकती भी नहीं और मुद्दों पर मत मिलते भी नहीं। पीछे का इतिहास तो इस बात को ही इंगित करता है। अब रही बात राजस्थान के इस लोकसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेरे ख्याल से इसलिए मजबूत नजर आ रही है कि कांग्रेस के जो दिग्गज जिन्होंने
चाहे वो आप केंद्र में देख लीजिए और चाहे जयपुर में देख लीजिए, जिन्होंने सत्ता भोगी है, आज इस चुनाव में जब कांग्रेस को उनकी सख्त जरूरत है तो वो रणछोड़दास बन के चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी तो यही सबके सामने स्पष्ट है। अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी, रघु शर्मा जैसे दिग्गज नेता जो अपने आप को पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता मानते हैं, वे स्वयं ही चुनावी मैदान से भाग रहे हैं। जी तो जी ये सबके सामने तो स्पष्ट इसका है कि इसका कांग्रेस इसका कैसे कारण भारतीय जनता पार्टी का इसका मुकाबला कारण करेगी। इसका कारण उन्हें मालूम है कि हालात क्या है, सच्चाई क्या है, और हार का ठीकरा खुद के सिर पर लेना नहीं है। क्या यही माना जाए राजीव तिवारी जी? बिल्कुल। अब आप देखिए ना, जो नाम अभी चोटिया साहब ने गिनाए उसमें से 2-3 लोग तो विधानसभा चुनाव ही हार गए थे, और वो जब अपने छोटी सी कॉन्स्टिट्युएंसी में ही वो आधार नहीं बना पाए तो वो अब राज्य स्तर पर क्या आधार बनाएंगे, उनका क्या वो रह जाएगा। तो अब तो ये हो गया है, जो जिन नेताओं को भले ही कंटेस्ट नहीं करते, लेकिन आज जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद लगातार सक्रिय रहना था, वो आप देखिए सक्रियता कहाँ दिखी। कोई नेता सक्रिय नहीं था, आज तक नहीं है। 2-3 जो तो ऐसे में मीटिंगें हो रही परेशानी है या वो कर रहे हैं उनको छोड़ दें अगर, तो बाकी कोई सक्रिय ही नहीं है। तो ऐसे में 15-20 खाली आला दिन कमान में पर आरोप लगा देना भी, ऐसे में खाली आला कमान, नेतृत्व निश्चित रूप से भूमिका निभाता है। अगर नेतृत्व मजबूत होगा तो चाहे वो कोई परिवार आला हो, कमान भी समाज तभी हो। मजबूत होगा जब आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता मजबूत होगा। अगर आपका बिल्कुल बिल्कुल, वाइस वर्सा है, कर्मचारी, वाइस वर्सा हाँ, है। अगर कर्मचारी काम नहीं करेगा तो वो कंपनी का मैनेजमेंट उसको कैसे चला लेगा? नहीं चला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कर्मचारियों को बदलने की जरूरत होती है समय रहते, और समय रहते जब बदले नहीं जाते हैं तो कर्मचारी आंख दिखा देते हैं। बहरहाल आखिरी सवाल लेती हूँ मृदुल पुरोहित जी आपसे, कि जो मुद्दे हैं मेवाड़ के इलाके के जो मुद्दे हैं वो इस लोकसभा में कोई असर रखेंगे, या फिर मोदी वर्सेस कांग्रेस? और वहां पर क्योंकि देखिए क्षेत्रीय दल बीएपी की बात आप कर चुके हैं। जी, देखिए दिल्ली से लेकर बांसवाड़ा तक देश में अभी कांग्रेस और राहुल गांधी, यानी कांग्रेस के राहुल गांधी और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों की गारंटी पर ही ये चुनाव हो रहा है। कांग्रेस की अपनी गारंटी है, यहाँ की ये गारंटी है। मैं पहले गुलाब जी बत्रा ने जो संदर्भ लिया था मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसा उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा की सदस्यता राजस्थान से ली, और आदरणीय तिवारी साहब ने भी ये इसी विषय को उठाया था कि कांग्रेस का जो नेतृत्व, कार्यकर्ता, कर्मचारी का जो विषय है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए जैसे सोनिया गांधी को बुलाया और उनका नॉमिनेशन करवाया, इसके ठीक विपरीत आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मेवाड़ में अपने कर्म क्षेत्र बनाया है जिन्होंने, और डूंगरपुर में वो जन्मे हैं, चुन्नीलाल गरासिया को बनाया। उन्होंने आदिवासी कार्ड खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्यसभा में आदिवासी कार्ड खेला और चुन्नीलाल गरासिया को बनाया। और जहां तक मुद्दों की बात है तो मैं बता दूं कि आपको बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी ने जो अपना मुद्दा बनाया है विशेष रूप से, वो इनका 5वीं अनुसूची लागू करना, पैसा एक्ट लागू करना, जैसे जो विषय है जो आदिवासियों से जुड़े हुए विषय हैं, आदिवासी हित से जुड़े हुए हैं, उसका वो लगातार प्रचार अपने छोटी बैठकें जो होती है उसमें भी कर रहे हैं, और अब ये सोशल मीडिया का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि बीएपी ने राजकुमार रोज 84 विधायक को प्रत्याशी बना लिया है, ऐसे में अब धीरे धीरे इनकी गतिविधियां भी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रत्याशी बनाया। उनका जो विषय है, मुख्य मुद्दा, वो बांसवाड़ा को रेल से जोड़ना, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाना जैसे है। लेकिन एक विषय ऐसा भी है जो बांसवाड़ा से उदयपुर को जोड़ता है, वो है माही बांध का पानी। माही बांध का पानी जालोर ले जाने की बात भी उठती है, जयसमंद उदयपुर जिले को भी सरसब्ज करने की बात उठती है, डीपीआर भी बनती है, घोषणाएं भी होती हैं। तो अगर यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और दल हो कि माही का पानी उदयपुर जिले तक ले जाना और गुजरात से जो समझौता है उसको पूरी तरह से विराम दे देना, ताकि राजस्थान का जो
माही बांध का जो पानी है वो गुजरात को नहीं देना पड़े और उसका सदुपयोग राजस्थान में हो जाए, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की ओर से कोई ध्यान नहीं गया, जबकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जो राजस्थान के लाखों लोगों के पेयजल संकट और पीने के पानी और सिंचाई में उपयोग में आ सकता है। जी, तो ऐसे में देखना होगा कि मुद्दे स्थानीय। जी जी बोलिए गुलाब बत्रा जी। ये मृदुली ने जो कहा, माई बांध के पानी का, अखिल अरोड़ा कलेक्टर हुआ करते थे और डूंगरपुर उनकी मिसेज अरोड़ा कलेक्टर जी, थी। उस समय माई जी, बांध के पानी को उन्होंने, अखिल अरोड़ा ने, और जाने से एनीकट बना करके रोकने का प्रयास किया था। मैंने उस समय अशोक गहलोत का द्वितीय कार्यकाल था, मैंने उनको कहा भी था कि ये अखिल अरोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस पानी को किस तरह से रोका जाए, इसकी कोई बड़ी स्कीम बनाई जाए। लेकिन उस समय अगर ध्यान दिया जाता तो आज ये मृदुल जो सवाल खड़ा कर रहे हैं शायद उसका समाधान हो चुका होता। जी, उस समय ध्यान दिया जाता तो कांग्रेस पार्टी का भी ये हाल नहीं होता। सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं जी, के संदर्भ में ये बात है कि समय से कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं की कमजोरियों को समझ लिया होता और वो पार्टी को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं व्यक्तिगत हितों के लिए, इस बात को भांप लिया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी आज से मजबूत स्थिति में होती। देश हित प्राथमिकता होते तो ऐसा हाल नहीं होता पार्टी का। लेकिन वो तभी हो सकता है जब नेतृत्व इतना सबल और सक्षम हो कि वो नीचे तक नजर रख सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि आज जो कुछ समाज में हो रहा है वो आपके साथ साझा करें। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का आप इंतजार करिए और तारीखों के ऐलान के साथ ही एक नए माहौल को राजस्थान और देश में हम देखेंगे और लोकसभा चुनाव का, ये आम चुनाव का उत्सव में हम सब भागीदार बनेंगे। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।